अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। हिस्ट्री की क्लास में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यानी कि हम समझेंगे कि द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड कैसे है। ठीक है, इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम होगा द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। जिस जिस टाइम में आज हम रह रहे हैं इसको हम कहते हैं वैश्वीकृत या वैश्वीकरण हो चुका है। भूमंडलीकरण हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, ये जो मॉडर्न टाइम्स है, जिसको हम कहते हैं कि आज भाई मॉडर्न जमाना चल रहा है, ये यहाँ तक हम पहुंचे कैसे हैं। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये कैसे हुआ है, इस चीज को हमें समझना है इस चैप्टर में। और ये जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, ये खास तौर पर इकोनॉमिक टर्म्स में है, यानी कि सारा जो ये गेम है, जो सिस्टम है, ये फाइनेंशियल है। जब दो देशों के बीच में और बहुत सारे देशों के बीच में अच्छे संबंध होते हैं, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो उन देशों के बीच में लड़ाई नहीं होती है, बल्कि उन देशों के बीच में व्यापार होता है। और जब दो देशों के बीच में या दो लोगों के बीच में व्यापार होता है, तो वो दोनों ही ग्रो करते हैं, वो दोनों ही तरक्की करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, आप छोटा सा एक स्टोरी से इसको समझ सकते हैं कि आप और आपके पड़ोसी जो हैं उनके बीच में लड़ाई हुई है। ठीक है, और उस लड़ाई की वजह से आप पूरा पूरा दिन आप लोगों का एक दूसरे को गालियां देने में निकल जाता है, एक दूसरे से लड़ने में निकल जाता है। और सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आप दोनों की फैमिलीज भी इसी में लगी रहती हैं, एक दूसरे को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, एक दूसरे को किस तरह से चोट पहुंचाई जाए, हमेशा इस चीज की फिक्र की जाती है। तो फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि ना आप ही तरक्की कर पाते हैं, ना आप ही ग्रो कर पाते हैं, और ना ही वो ग्रो कर पाते हैं। और जब आपके बीच में लड़ाई नहीं होती है, जब सुकून का माहौल होता है, जब शांति होती है, जब अमन होता है, जब पीस होता है, तो कम से कम आप दोनों एक दूसरे के साथ में भी अगर बिजनेस नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ में भी व्यापार नहीं करते हैं, तो दूसरे लोगों के साथ में आप व्यापार करते हैं, आपके पास टाइम बचता है। आप जो टाइम एक दूसरे को कोसने में और एक दूसरे से लड़ने में लगा रहे थे, वो आप व्यापार करने में या अपने दूसरे कंस्ट्रक्टिव काम करने में लगाते हैं, तो उससे आप भी ग्रो करते हैं और आपके जो पड़ोसी हैं वो भी ग्रो करते हैं। और अगर आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ में बिजनेस करें, तो आप दोनों ही साथ साथ में ग्रो करते हैं। ऐसा ही देशों के बीच में भी है। अगर देश एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते रहें, एक दूसरे से लगातार जंग होती रहे, तो फिर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, बल्कि जो चीजें बनी हुई हैं देशों के अंदर वो भी टूट जाती हैं, वो भी जला दी जाती हैं, वो भी लोग मर जाते हैं। तो जब लोग मर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, खेती करने के लिए लोग नहीं बचेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लोग नहीं बचेंगे, और व्यापार करने के लिए लोग नहीं बचेंगे। जब किसी भी चीज के लिए लोग बचेंगे नहीं, तो लोग कुछ भी कर नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, फिर देशों को इस चीज का नुकसान होगा, देश कुछ नहीं कर पाएंगे। सेम चीज जो है यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। एक एक लंबा टाइम पीरियड है जब देश आपस में लड़ते रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी लड़ाइयाँ देश के बीच में होती रही हैं। देशों के बीच में जब लड़ाई हो रही होती है तो वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जब वो देश व्यापार करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ नहीं करते हैं, तो उनको ग्रो करने का मौका मिलता है। जब सारे पूरी दुनिया के देश आपस में व्यापार करने लगते हैं, तो एक बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता है व्यापार का, जहां पर सभी लोग जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, सभी देश जो हैं वो अच्छी कमाई कर रहे होते हैं। ये जो आपका भूमंडलीकरण है, ये जो वैश्वीकरण है, ये एक्चुअल में व्यापार ही की टर्म्स में हुआ है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें सारे ही लोग जो हैं वो कमाई कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, सारे देश कमाई कर रहे हैं। और लगभग ये 50 साल से चल रहा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आगे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ, हमारी हेडिंग है आधुनिक युग से पहले, यानी कि जो ये मॉडर्न टाइम्स चल रहे हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रही है, इससे पहले क्या हो रहा था। तो इससे पहले देखिए, अगर आप बहुत पीछे चले जाएं, 5-6 हज़ार साल पहले चले जाएं, तो 5-6 हज़ार साल पहले हमारे पास कुछ सिविलाइजेशंस थी। सिविलाइजेशंस मतलब सभ्यताएं थी, यानी कि
लोगों की, इंसानों की बहुत बड़ी बड़ी आबादियां जो साथ में रहती हैं, घर बनाकर रहती हैं, उनका एक अपना सिस्टम होता है जिंदगी जीने का, और आपस में ताल्लुकात का एक सिस्टम होता है। ऐसी इंसानों की एक आबादी को सिविलाइजेशन या सभ्यता कहा जाता है। उनके घर बनाने के तरीके होते हैं, उनका बाकी दूसरे सारे काम करने के तरीके होते हैं। तो हमारे पास जो सिविलाइजेशन है जो इंडिया में पाई जाती थी वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान के रीजन में पाई जाती थी। हमें उसके ज्यादातर गांव जो हैं वो पाकिस्तान में मिले, ज्यादातर इलाके, और 600 ऑलमोस्ट गांव जो हैं वो इंडिया में भी मिले। फिर एक सभ्यता है जो ईरान और इराक के रीजन में पाई जाती है, मेसोपोटामियन। और उसके बाद में एक सभ्यता थी जो इजिप्ट में पाई जाती थी, इजिप्शियन। ठीक है, उनके पास लड़ने के सामान हमें नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह है कि वो लड़ाई नहीं करते थे, वो आप अपनी तरक्की पर ध्यान देते थे, अपना काम करते थे और आपस में ट्रेड भी करते थे। तो ये जो अभी जो पाकिस्तान का और इंडिया का रीजन है, अभी तो देखिए ये पाकिस्तान है, लेकिन इंडस वैली के टाइम पर ये पाकिस्तान नहीं था। ये सारा इंडस वैली का रीजन है। तो ये सब जो, ये जो सारे शहर बसे हुए हैं यहाँ पर समुद्र के किनारे पर, समुद्री तट पर, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के या हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे पोर्ट्स थे। ऐसे ही जो गुजरात का एरिया है इंडिया का, वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में आता है। यहाँ पर भी उनके बहुत सारे पोर्ट्स थे, और यहाँ से वो लोग व्यापार करते थे कहाँ पर, इन देशों के साथ में, ओमान के देश में साथ में, यमन के साथ में, और इधर अंदर जाके इराक के साथ में, और इस इधर से फिर वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो मैंने आपको बताया यहाँ इस एरिया में थी, तो उसके साथ में उनका व्यापार चलता था। ऐसे ही वो अफगानिस्तान के पास में जो पत्थर, ऐसे कीमती पत्थर मिलते हैं जिसको आप कह सकते हैं जवाहर मिलते हैं, वो उनको वहां से लेकर आते थे और उनसे चीजें बनाया करते थे। ऐसे ही इजिप्ट का सामान भी उनके पास मिला है, यानी कि वो इजिप्ट से भी, यानी कि मिस्र से भी अपना कांटेक्ट रखते थे, और उनके पास जो है वहां से सामान आता था। उसके बाद में अगर आप आगे चलें तो एक टाइम आया जब रोमन एम्पायर, या ये ग्रीस जो है, ये इसका रोमन एम्पायर जो है, यहाँ से इन्होंने आकर सिकंदर ने पूरी वर्ल्ड को कंक्वर करने की कोशिश की, पूरी वर्ल्ड को हराने की और उस पर कब्जा करने की कोशिश की, और उन्होंने बहुत सारे देशों को हराया भी, और बहुत सारे देशों को उन्होंने जीता। इंडिया में भी आकर उन्होंने जंग की। ऐसे ही कनिष्क का अगर इंडिया में आप देखें पुरानी हिस्ट्री में, तो जो मौर्यन एम्पायर है उसमें अशोका का एम्पायर बहुत बड़ा है, कनिष्क का एम्पायर जो है बहुत बड़ा है उनसे पहले। इस तरीके से इंडिया में भी राजाओं ने बहुत बड़े बड़े एम्पायर बनाए। ऑलमोस्ट जो है सिर्फ नीचे का जो एरिया है इंडिया का, जिसको आप तमिलनाडु और केरला कह सकते हैं आज के टाइम पर, उसका पोर्शन निकाल दे तो बाकी पूरा जो था पाकिस्तान अफगानिस्तान तक की एरिया जो था, ये अशोका के एम्पायर के अंदर आता था। कनिष्क के एम्पायर में तो चाइना और किर्गिस्तान और ये सारे, इसके भी बहुत बड़ा पोर्शन कनिष्क के एम्पायर में आता था। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े एरियाज राजाओं के अंडर में थे। और वो फिर जो जो एरिया एक राजा के अंडर में आता था उसके अंदर तो व्यापार आसानी से हो जाता था, क्योंकि उसके अंदर कोई खतरा नहीं होता था। लेकिन जब किसी एक राजा के एरिया में रहने वाला व्यापारी वहां से निकलता था और दूसरे राजा के एरिया में जाता था, और अगर उनकी राइवलरी होती थी, उनकी आपस में लड़ाई चल रही होती थी, तो फिर उसको इस चीज का खतरा होता था कि वो दूसरा राजा उसको वहां पर जाने की परमिशन नहीं देगा, या वो वहां पर व्यापार नहीं कर सकता है उसके देश में। लेकिन जब दो राजाओं के बीच में दोस्ती होती है, दो देशों के बीच में दोस्ती होती है, तो व्यापारियों को इस चीज की छूट मिलती है कि वो आपस में दोनों देशों के बीच में व्यापार कर सकें, एक दूसरे देशों की मार्केट में जाकर अपना माल बेच सकें। और जब आप ज्यादा मार्केट्स में जाकर अपना माल बेचते हैं तो आप ज्यादा माल बेचते हैं। जब आप ज्यादा माल बेचते हैं तो इसका मतलब आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसका मतलब आप अपने जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहां पर आप ज्यादा लोगों को काम पर लगाकर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। जब आप ज्यादा लोगों को काम पर लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप ज्यादा लोगों को कारोबार दे रहे हैं। जब आप ज्यादा लोगों को कारोबार देंगे तो जिन जो लोग कारोबार आपके यहाँ कर रहे हैं, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग कमाई करके अपने घर पर खर्च करेंगे, तो उनके घर में भी अच्छे हालात हो जाएंगे। इस तरीके से जब उनके घर में अच्छे हालात होंगे तो वो देश के लोग हैं, तो जब लोगों के हालात अच्छे होंगे तो देश के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। इस तरीके से व्यापार जो है वो पूरे एक सोसाइटी पर असर डालता है, पूरे समाज पर असर डालता है, पूरे देश पर असर डालता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सारी दुनिया के देशों ने यह तय किया कि अब जंगें बंद कर देनी चाहिए, और व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। हम आपकी मार्केट्स में आकर चीजें बेचें, और जो चीज आप बनाते हैं वो हमारे यहाँ आकर बेचें। इस तरीके से चीजें चलें। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये आज हो रहा है, ये पहले भी हो रहा था।
पहले भी देशों के बीच में व्यापार होता था। बहुत दूर दूर के व्यापारी एक दूसरे के देशों में आया करते थे। तो व्यापार से पहले, व्यापार से भी पहले जो चीजें थी, बहुत ट्रैवलर्स जो थे, यात्री जो थे, वो एक दूसरे के देशों में जाया करते थे। कोई ज्ञान की तलाश में जा रहा है, कोई किसी और चीज की तलाश में जा रहा है। यही चीज है जो आपकी बुक के पहले पैराग्राफ में ये जहाँ पर आपको बताई गई है कि इतिहास में क्या क्या दौर गुजरा है। 3000 ईसा पूर्व में व्यापार किस तरीके से हो रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किन इलाकों से व्यापार कर रही थी, पश्चिमी एशिया के, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज को पढ़ें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आपकी बुक लिखती है कि जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आम तौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है वैश्वीकरण। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया कि हम एक आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। जब हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। यानी कि पिछले 50 सालों में ही ऐसा हुआ है जब हमने जंग बंद की है और हमने कहा है कि हमें इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना चाहिए, हमें बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। पिछले 50 सालों का मतलब आप समझ पा रहे हैं? यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1945 में खत्म हुआ। तब यूनाइटेड नेशंस बनाई गई और ये तय किया गया कि अब आपस में लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाइयां लड़ने से लोग मरते हैं। जब लोग मरते हैं तो प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है। जब मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है, प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, तो हम माल बना ही नहीं पाते। जब माल बना ही नहीं पाएंगे तो माल बेचेंगे कैसे? और जो लोग मर जाते हैं फिर उनके पीछे रह जाने वाले, उनके बच्चे और उनके घर के लोग जो हैं वो भूखे मरते हैं। और देश को बहुत नुकसान होता है, जंग में लोग मरते हैं, देश का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, बहुत सारी इमारतें टूट जाती हैं। इसलिए अब जंगें नहीं की जाएंगी। और इन पूरी दुनिया के देशों ने मिलकर यह तय किया, यूनाइटेड नेशंस बनाकर। और इस तरीके से लगभग पिछले 50 सालों से ये चीज हमारे सामने आई, बहुत साफ तौर पर, कि अब जंगें नहीं की जानी चाहिए और एक आर्थिक व्यवस्था पर काम करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, ये जो वैश्वीकरण की जो ये बात है, ये जो भूमंडलीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, ये सिर्फ इसी दौर की बात नहीं है। ये जो इसको जो बनने का जो प्रोसेस है, जो व्यापार है, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना है लोगों का, पैसे का ट्रांसफर होना है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पैसा भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के बहुत सारे लोग काम करने के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, गल्फ कंट्रीज में गए हुए हैं। तो वो वहां पर अर्निंग करते हैं, वहां पर काम करते हैं, और वो सारा पैसा कहाँ भेजते हैं? इंडिया में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को, अपने घर पर भेजते हैं। जब वो पैसा इंडिया आता है तो इससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है। इस देखिए, तो कमाई कहाँ पर हो रही है? सऊदी अरेबिया में। कमाई कहाँ पर हो रही है? इंडिया के बहुत सारे लोग यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं, वहां पर कमाई कर रहे हैं और वहां से पैसा इंडिया भेज रहे हैं। कमाई हो रही है सऊदी अरेबिया में, कमाई हो रही है यूरोप में, और पैसा आ रहा है इंडिया में। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो रही है। वो पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है? जो इंडिया में आ रहा है वो इंडिया ही में खर्च हो रहा है, और उससे इंडिया का इकोनॉमी चल रहा है। तो इस तरह से जब लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, जब जंगें नहीं होती हैं, जब जो लोग काम करते हैं, तो लोगों का भी भला होता है और देशों का भी भला होता है। तो इन सारी चीजों का, बिजनेस का, देशों के बीच में बिजनेस का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों का, पैसे के ट्रांसफर का और चीजों के ट्रांसफर का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। आज हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जो संपर्क हैं, देशों के बीच में जो कॉन्टेक्ट्स हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए, हमें उस टाइम के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी है। यानी कि यहाँ तक आने में हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ा है, हम कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़े, इसको इसको हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा होता है? ठीक है, ये तो बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है, बड़ा बेकार सा सब्जेक्ट है, हम इसको ऐसा क्यों पढ़े? तो देखिए, हिस्ट्री पढ़ना जो है, हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वो क्या गलतियां हैं जो इंसान कलेक्टिवली या देश पहले कर चुके हैं, और वो गलतियां हमें दोबारा नहीं करनी है, ताकि उन गलतियों की वजह से 100 साल पहले या 200 साल पहले या 50 साल पहले इंसानों का, इंसानियत का, देशों का जो नुकसान हो चुका है वो दोबारा ना हो। तो जब हम अपनी गलतियों, अब जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम उन चीजों को जानते हैं जो हमसे पहले वाले इंसानों ने अच्छी की
या हमसे पहले वाले इंसानों ने बुरी की। तो जो बुरी चीजें उन्होंने की हम उनको दोहराए नहीं, हम ऐसी कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। और जो चीजें उन्होंने अच्छी की हम उनको कंटिन्यू करें, कंटिन्यू रखें, हम उस चीज की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देश तरक्की करता है। तो इतिहास भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इतिहास एक अच्छा सब्जेक्ट है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इंसानों की हिस्ट्री को जानना भी बहुत जरूरी है। तो इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। इंसान अलग अलग जगह रह रहे हैं। ठीक है। इंडिया में रहने वाले लोग इंडिया में रह रहे हैं, और इंडिया में भी रहने वाले लोग, अगर आप बहुत पहले चले जाएं, इन्होंने 3,000 साल पहले का आपको एक जगह लिख कर दिया है। तो अगर आप 3,000 साल पहले ही चले जाएं तो इंडिया में भी लोग नदियों के किनारों पर रह रहे हैं। सब जगह नहीं रह रहे हैं, जहाँ पे नदी है, जहाँ पर पानी आसानी से मिल सकता है, वहां पर रह रहे हैं। तो जो लोग नदियों नदियों के किनारे पर रह रहे हैं, एक नदी दूसरी नदी से बहुत दूर है, तो गंगा नदी के किनारे पर रहने वाले लोग नर्मदा के पास रहने वाले लोगों से नहीं मिल रहे हैं, सिंधु के पास रहने वाले लोगों से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब ये लोग आपस में मिल रहे हैं तो दो चीजें हो रही हैं। या तो इनके बीच में क्लैश हो रहा है, लड़ाई हो रही है इनके बीच में, और एक कबीला, इंसानों का एक ग्रुप, मानव समाज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को हरा रहा है, उनको मार रहा है, उनका सामान लूट रहा है, और अपने आप को खुश महसूस कर रहा है उस चीज में। ठीक है। वो समझता है कि आज हमें बहुत सारी चीजें, हमने जंग की और बहुत सारी चीजें हमें मिल गई जिससे अब हम मजे करेंगे। और दूसरा सिचुएशन ये हो रही है कि वो क्लैश ना करके, वो लड़ाई ना करके, मानव समाज के दो हिस्से यानी कि इंसानों के दो ग्रुप्स जो हैं, वो आपस में, दो कबीले आपस में मिलकर सोच रहे हैं कि हमने जो माल बनाया है वो तुम ले लो, और जो तुमने बनाया है वो हमें दो, जिससे जो है बिजनेस होगा, आपस में व्यापार होगा, वस्तु का विनिमय हो रहा है। ठीक है। यानी कि एक, हमारा माल तुम ले लो, हमारे मतलब गेहूं तुम उगा रहे हो तो गेहूं हमसे ले लो, सॉरी गेहूं हमें दे दो, और चावल हम उगा रहे हैं तो चावल हमसे ले लो। इस तरह से तुम भी गेहूं का मजा ले पाओगे और हम भी चावल का मजा ले पाएंगे, तुम भी जिंदा रहोगे, हम भी जिंदा रहेंगे। तो ये हो रहा है बिजनेस, व्यापार। इससे दोनों गिरोह कर रहे हैं। अब वो चावल भी खा रहे हैं जो खाली गेहूं खा रहे थे, और ये गेहूं भी खा रहे हैं जो खाली चावल खा रहे थे। तो इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से चीजें जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो रही हैं, बिजनेस हो रहा है। तो इंसान की समाज के आपस में मिलने पर दो चीजें होती हैं, क्लैश होता है या फिर बिजनेस होता है। तो जब इंसानी समाज आपस में नजदीक आते गए तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने आपस में बिजनेस किया, उन्होंने आपस में लड़ाइयाँ की, जहां लड़ाइयाँ की वहां नुकसान हुआ, जब बिजनेस किया वहां फायदा हुआ। ठीक है। जहां पर लड़ाइयाँ हुई वहां पर क्या हुआ कि वहां के लोग दूसरी जगह चले गए। जब वो दूसरी जगह गए तो जाहिर सी बात है, फिर जहां वो गए होंगे वहां पर फिर से दूसरे लोगों से जाकर मिले होंगे। ठीक है। तो जब इस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपना कल्चर भी साथ में ले जाते हैं, अपनी मान्यताएं भी साथ में ले जाते हैं, अपना धर्म भी, अपना दीन भी साथ में ले जाते हैं, अपना हुनर भी साथ में ले जाते हैं। और इस तरह से ना जाकर किसी भी तरीके से लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो अपने, उनकी जो पर्सनल चीजें होती हैं, जो इनकी स्किल होती है, वो अपना साथ में लेकर चल रहे होते हैं। जो अपनी मान्यताएं होती हैं, जो अपना दीन धर्म होता है, जो अपनी उनके विचार होते हैं, जो उनका आविष्कार होते हैं, और जो उनकी बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि वो सब कुछ साथ में लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो बिजनेस कर रहे थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है टॉपिक है आपका सिल्क रूट। देखिए, सिल्क रूट का एग्जाम्पल या टॉपिक आपकी बुक में इसलिए दिया हुआ है कि सिल्क रूट जो है वो एक ऐसा रास्ता है जो एक टाइम पर पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है। आज देखिए, हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं तो हम ये भी सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से काम हमसे पहले वाले इंसानों ने किए जिन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ा, पूरी दुनिया के इंसानों की तरक्की का कारण बने, देशों की तरक्की का कारण बने। और वो इंसानों ने वो कौन से काम किए जो देशों को बर्बाद करने का रीजन बने, जिसकी वजह से देश बर्बाद हुए, लोग मारे गए। वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, और फिर हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसी का एक पार्ट है सिल्क रूट, रेशम मार्ग जिसको आप कह रहे हैं। सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस ये है, एक रास्ता है जिससे चाइना के व्यापारी पूरी दुनिया में जा रहे हैं। चाइना के व्यापारी ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चाइना में ही सबसे बड़ी अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सिल्क की। रेशम जो बनता है वो चाइना में बनता है। रेशम चाइना में बनाने के बाद चाइना के व्यापारी उस रेशम को लेकर पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जा रहे हैं, और वहां पर उस रेशम को बेचकर वहां से सोने चांदी लेकर अपने देश वापस आ रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है, अगर चाइना से निकल कर, देखिए मैं फिर से आपको मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से चाइना और यूरोप के बीच में अगर आदान प्रदान हो रहा है तो वो कितना लंबा होगा। देखिए ये सिल्क रूट है, चाइना से जियान और जांगई और फिर ये सारे प्रोविंसेस दिए हुए हैं चाइना के, ये पूरा रूट आपको दिया हुआ है। इंडिया से देखिए, इंडिया में ये मगध, अगर पुराना वाला हम देखें, जो इंडिया का जो ये रीजन है, ये बंगाल का रीजन है इंडिया का, जो एक्चुअल में मगध उस वक्त होगा, मगध एम्पायर होगा या चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आप टाइम देखें तो जो मगध जो है वो 16 जो महाजनपदास है इंडिया के, एंशियंट इंडिया के अंदर, उसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है मगध। तो ये रूट यहाँ से दिखाया गया है मगध से, और कहाँ से दिखाया गया है, बंगाल के पास से। और उसके साथ साथ आप एक चीज का और ध्यान रखें, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यानी कि यहाँ से समुद्र का रास्ता भी बन सकता है जाने का। ऐसे ही जो दूसरा रास्ता दिखाया गया है इंडिया में से, वो कहाँ से दिखाया जा रहा है, गुजरात के पास किसी एरिया से, या पाकिस्तान के अंदर हो सकता है ये रीजन हो। और यहाँ से फिर दूसरा रूट भी क्या बन रहा है, यहाँ से आगे बढ़ के क्या है, फिर समुद्र है यहाँ पर, तो समुद्र से जाने का रास्ता बन रहा है। ये जो मैप है ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक है। ऐसे ही फिर ये रूट होता हुआ यहाँ से आज के कजाकिस्तान में जा रहा है। ये कजाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, बुखारा, समरकंद, ताशकंद। और ऐसे ही फिर ये आगे होता हुआ यहाँ पर हमें टर्की दिखाया गया, ग्रीस, इटली, ये यूरोप में एंटर हो गया। ठीक है, यहाँ से ये अरब से होता हुआ, दमिश्क से होता हुआ, ये पानी समुद्र के रास्ते से इटली में एंटर हो रहा है। ऐसे ही बगदाद, तेहरान, ईरान का इंपॉर्टेंट शहर है तेहरान, और इराक का इंपॉर्टेंट शहर है बगदाद, यहाँ तक ये सब जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चाइना से जो माल निकला है, जो व्यापारी निकले हैं सामान लेकर, और ये एक रूट नहीं है, ये आप देख रहे हैं पूरा रास्तों का एक जाल है, बहुत सारे रास्ते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं। एक रास्ता ये इधर से जाकर डायरेक्टली इस्तांबुल पहुंच रहा है, ये इधर से जो कुछ व्यापारी जो इस रास्ते से जा रहे हैं वो इन शहरों में सामान बेचते हुए वहां तक जा रहे हैं, या फिर इन शहरों से होते हुए वहां तक जा रहे हैं। तो एक आदमी जो चाइना से निकला है अपना माल लेकर, वो चाइना से सिर्फ अपना माल लेकर ही नहीं निकला है, वो अपना कल्चर भी लेकर निकला है, वो अपने साथ में अपने खाने का सामान भी लेकर निकला है, अपने बर्तन भी लेकर निकला है। वो बर्तन लेकर जब वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में पहुंचेगा तो वहां के लोग देखेंगे कि अरे तुम ऐसे बर्तन बनाते हो, हमारे यहाँ तो ऐसे बर्तन नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से वो एक दूसरे के बर्तन बनाने की टेक्निक भी देखेंगे, एक दूसरे के कपड़े पहनने की टेक्निक भी देखेंगे, एक दूसरे के कपड़े पहनने का तरीका देखेंगे, सीखेंगे, एक दूसरे के यहाँ जो खाने बन रहे हैं उनको भी सीखेंगे, और उनका टेस्ट जानेंगे, उनके बर्तनों को जानेंगे, उनके कल्चर को जानेंगे, उनके दीन को जानेंगे, यानी कि उनकी मान्यताएं क्या हैं, किन चीज़ों को वो अच्छा मानते हैं, किन चीज़ों को वो बुरा मानते हैं, उनके भगवान कौन है। ये सारी चीज़ें उनको जानने को मिलती हैं जब वो इंसान आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, बिजनेस की मेन पर्पस क्या है, बिजनेस है। वो बिजनेस करने के लिए निकला है दुनिया में, लेकिन वो दूसरे देशों तक अपना कल्चर भी पहुंचा रहा है। तो चाइना में रेशम का प्रोडक्शन हो रहा है, रेशम बनाया जा रहा है बहुत बड़ी अमाउंट में, और फिर उसको दुनिया में बेचा जा रहा है। चाइना का रेशम जो है वो यूरोप में बिक रहा है बहुत अच्छे पैसों में, और चाइनीज व्यापारी जो है वो लौट कर आ रहा है सोना चांदी लेकर। और सेम जो ये चाइनीज, जो चाइना का जो सिल्क रूट है, ये सिर्फ चाइनीज व्यापारी ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन देशों में जहां जहां से ये सिल्क रूट गुजर रहा है, इन देशों में जो भी कुछ बन रहा है वो सब वो लेकर कहाँ पहुंच रहे हैं, इन रूट्स का इस्तेमाल करते हुए वो कुछ माल चाइना में आके बेच रहे हैं, कुछ माल उधर जाके बेच रहे हैं। अच्छा, चाइना का, सिर्फ चाइना के व्यापारी का एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना का एक व्यापारी जो अपना माल लेकर निकला है, रेशम लेकर निकला है दुनिया के दूसरे मुल्कों में, मान लीजिए उसने उसने कुछ रेशम यहाँ आकर समरकंद में बेच दिया। समरकंद में उसने अपना रेशम बेचने के बाद उसको जो सोना मिला उसके बदले में, या उसके बदले में जो चांदी मिली, जो भी उसको पैसा मिला उसके बदले में, जो रकम मिली उसके बदले में, उसने उस रकम से, उस सोने या उस चांदी से उसने समरकंद में बनने वाली कोई चीज खरीद ली। अब उसका अगर मूड हुआ तो वो उस चीज को लेकर या तो यूरोप की तरफ चला गया, या फिर वापस चाइना चला गया, और वो सामान जाके उसने चाइना में बेच दिया। तो इस तरीके से वो व्यापारी जो चाइना से कुछ माल लेकर निकल रहा है, जब वो लौट रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस जगह का माल लेकर चाइना चला जाए, उस सामान लेकर, और जाहिर सी बात है वो लेकर जाते होंगे, या फिर वो सिर्फ पैसा लेकर चाइना चला जाए, और फिर वो उस सोने चांदी को जाकर फिर से रेशम बनाने में इन्वेस्ट करे, और वो वहां से और कमाई, वो वापस रेशम लेके आए, फिर वो बेचे, फिर वो आगे काम करे। तो इसी रूट का इस्तेमाल इंडिया के व्यापारी भी कर रहे हैं, इसी रूट का इस्तेमाल दुनिया के दूसरे कंट्रीज के व्यापारी भी कर रहे हैं।
तो ये एक ऐसा रूट है, एक ऐसा रास्ता है जिसको आप रेशम मार्ग कह रहे हैं अपनी बुक के अंदर, जो दुनिया के देशों को आपस में जोड़ने में, आपस में काम करने में बहुत हेल्प कर रहा है। अब इस रास्ते से, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ व्यापार नहीं हो रहा है, जो जो आदमी व्यापार करने के लिए निकला है। देखिए एक चीज और यहाँ पर है, इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी। चीनी पॉटरी क्या, चीनी के बर्तन, ये जो टॉयलेट में सीट लगती है, टॉयलेट सीट जो इंडिया में मोस्टली यूज होती है, जो इंडियन स्टाइल ऑफ टॉयलेट है उसमें जो यूज होती है, वो भी क्या है, वो भी जो है चीनी स्टाइल ऑफ टॉयलेट है, एक्चुअल में वो इंडियन नहीं है। तो वो जो सीट है वो भी चीनी मिट्टी की है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन आप यूज कर रहे हैं आज भी। मोस्टली जो हमारा चाय का मग होता है वो, या कप्स होते हैं, वो चीनी मिट्टी के होते हैं। तो वो चीनी मिट्टी क्या है, वो चाइना की टेक्निक है बर्तन बनाने की, और वो चीनी मिट्टी जो है, सॉरी, चीनी पॉटरी जो है वो वहीं से आ रही है। जब वहां बन रही है तो फिर वह वहां से पूरी दुनिया में जाने के लिए किसी रास्ते का तो इस्तेमाल होगा, तो वो वही रास्ता है जिससे चीनी पॉटरी जा रही है। और फिर इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो भारत भी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, भारत भी उस रूट का इस्तेमाल कर रहा है अपना माल दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए। आपको पता ही होगा, जब अंग्रेज भारत आए थे तो अंग्रेज भारत में यही देखकर आए थे कि इंडिया में प्रोडक्शन बहुत है। किस चीज का प्रोडक्शन है, कॉटन के कपड़ों का। खादी बना रहे थे ना गांधी जी। तो गांधी जी खादी क्यों बना रहे थे, क्योंकि इंडिया में बन सकता था, कॉटन बन रहा है ना इंडिया में। तो बंगाल में प्रोडक्शन हो रहा है बहुत बड़ी अमाउंट में। मसाले उगाए जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो मसाले पूरी दुनिया को चाहिए। इंडिया में, इंडिया मसालों का जो है फैक्ट्री है, एक तरीके से प्रोडक्शन हाउस है। आज इंडिया और दूसरी चीजों का भी प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन उस टाइम में मसालों बहुत इंपॉर्टेंट थे। इंडिया के मसाले पूरी वर्ल्ड में जाते थे, खासतौर पर अरब में जाते थे। अरब व्यापारी इंडिया आते थे अपना माल लेकर, इंडिया में चीजें बेचकर वो इंडिया के मसाले लेकर जाते थे। जब सबसे पहले वास्को डी गामा इंडिया आया था, तो जब वो रुककर यहाँ पे वापस गया था, वो भी मसाले ही लेकर गया था, और उसने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया था मसाले बेचकर यूरोप में। फिर उसको लालच आ गया, वो दोबारा आया। फिर उसके बाद जब वो आया तो फिर उसके साथ में कंपनी आई, और फिर इस तरीके से उन लोगों ने इंडिया पर कब्जा करने की स्टार्टिंग की। तो वो पहले तो वो बिजनेस करने के लिए आए थे। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एक आदमी बिजनेस करने के लिए बाहर निकला है तो वो सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं निकला है, बिजनेस तो वो करेगा ही, साथ साथ में वो लोगों को अपने कपड़े, वो कैसे कपड़े पहनता है लोग ये भी देखेंगे। यानी कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा, वो क्या खाता है, किस तरह के बर्तन है उसके, किस तरीके से वो रहता है, उसकी संस्कृति भी ट्रांसफर होगी। और वो जिन देशों में जाकर रुकेगा, अगर वहां से उसको कोई चीज अच्छी लगेगी, वो उस चीज को सीखेगा, वो उस चीज को लेकर अपने देश में आकर बताएगा। तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान चल रहा है। और इन्हीं रास्तों से जो है वो धर्म का भी प्रचार हो रहा है। ईसाई मिशनरी भी इसी रास्ते से निकल रही है। और इसके अलावा मुस्लिम, जब इस्लाम आ गया दुनिया के अंदर, ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद मोहम्मद साहब दुनिया में तशरीफ ले आए, तो फिर मुस्लिम भी इन्हीं रास्तों से पूरी दुनिया में जा रहे हैं अपने धर्म का उपदेश देने के लिए। और इन दोनों से भी बहुत पहले भगवान गौतम बुद्ध, जो अपना उपदेश दे चुके हैं, उनके मानने वाले बौद्ध धर्म लेकर पूरी दुनिया में निकल गए हैं। इन्हीं रास्तों से, इन्हीं सिल्क मार्ग से, इसी रेशम मार्ग से पूरी दुनिया में निकल गए हैं। और आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, अशोक ने बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म फैलाने के लिए भेजा। तो उसने भी इन्हीं रास्तों का यूज किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक रास्ता जो सिर्फ व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, वो पूरी दुनिया के अंदर कांटेक्ट का तरीका बना हुआ है, पूरी दुनिया को जोड़ने का एक रास्ता था। तो इसीलिए आपकी हेडिंग है रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। अब देखिए, जिसने दुनिया को जोड़ने का काम किया वो हमेशा याद रखा जाएगा, जिसने तोड़ने का काम किया उसके ऊपर लानतें होंगी। आपने कभी सोचा है, भारत में इतने बादशाह गुजरे, इतने राजा गुजरे, लेकिन सिर्फ अशोक महान आता है चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, और अकबर महान आता है। दो ही राजाओं को महान कहा जाता है, बाकी किसी को महान नहीं कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही इंशाल्लाह। और आइंदा किसी क्लास में आगे का चैप्टर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।